ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज हम लोग आपके इस प्रश्न पत्र की 5वीं यूनिट में प्रवेश कर गए हैं। 5वीं यूनिट का प्रथम विषय है। उस प्रथम विषय के अंतर्गत आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का अध्ययन करना है। विश्व व्यापार के सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रतिपादित, कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। ये जितने भी सिद्धांत आप लोग अध्ययन करेंगे, उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। इन सिद्धांतों में एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं, एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत, रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत, जे.एस. मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत, हैबलर के अवसर लागत के सिद्धांत और हैक्शर और ओहलिन के सामान्य संतुलन सिद्धांत का हम लोग अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस श्रृंखला में आज हम लोग एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ, जिन्हें कि आप अच्छी तरीके से, जिसने अर्थशास्त्र पढ़ी होगी वह जानता होगा कि इन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। एडम स्मिथ ने अपने इस सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आप भली भांति जानते हैं, व्यापार दो देशों के मध्य में होता है। एडम स्मिथ के अनुसार व्यापार दो देशों के मध्य हो रहा है और वो दो देश आपस में समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। मान्यता है ये उनकी, मान लीजिए। श्रम जो है वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है और श्रम की सभी इकाइयां समरूप हैं। और दो देशों के बीच में ये जो व्यापार हो रहा है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हो रहा है और स्वतंत्र व्यापार है। अब देखिए कि एडम स्मिथ अपने इस सिद्धांत में किस प्रकार से लागतों में निरपेक्ष अंतर के आधार पर व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्पष्ट करते हैं। देखिए, कोई भी देश हो, किसी अन्य देश की तुलना में किसी भी देश में किसी वस्तु का उत्पादन ज्यादा होता होगा, किसी वस्तु का उत्पादन कम होता होगा। इसको इस तरीके से आप समझिए, जब कोई देश किसी अन्य देश की तुलना में किसी वस्तु का उत्पादन कम या अधिक लागत पर करता है, तो
इसे लागत में निरपेक्ष अंतर कहते हैं। अब अभी बात आप लोगों के समझ में नहीं आई होगी। मान लीजिए दो देश हैं ए और बी, और हम दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं एक्स और वाई। ए देश भी एक्स वस्तु का उत्पादन करता है और वाई वस्तु का उत्पादन करता है। बी भी एक्स वस्तु का उत्पादन करता है और वायु वस्तु का उत्पादन करता है। कहा गया है श्रम की किसी निश्चित मात्रा में, हम श्रम की किसी निश्चित मात्रा से अपना उत्पादन कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कि ए देश श्रम की निश्चित मात्रा, मतलब एक श्रमिक, मान लीजिए, माना है हमने, ये ध्यान रखिएगा, एक श्रम इकाई का प्रयोग करके एक्स की 10 इकाइयों का उत्पादन करता है। पूरी एक इकाई उसने निवेश कर दी एक्स में, तो उसने उत्पादन कितना किया? 10 इकाई एक्स का उत्पादन किया ए देश ने। और जब इन इकाइयों को उसने वाई में निवेश किया तो वहां वाई की 5 इकाइयों का उत्पादन किया। यानी कि ए देश अगर श्रम की निश्चित मात्रा का एक्स में निवेश करता है तो उसे 10 इकाइयां प्राप्त होती हैं, अथवा वाई में निवेश करता है तो उसे 5 प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि जो ए देश है वो एक्स को 10 इकाइयों में उत्पादित करता है, वाई को 5 इकाइयों में उत्पादित करता है। अब जो बी देश है, बी देश भी श्रम की उसी एक इकाई का प्रयोग करता है, परंतु उसके यहां एक्स का उत्पादन 5 होता है परंतु वाई का उत्पादन 10 होता है। बात समझ में आ रही है आपके? कि जो ए देश है जब वो एक इकाई श्रम का उपयोग करता है तो एक्स का 10 इकाई का उत्पादन करता है, वाई का 5 इकाई का उत्पादन करता है। लेकिन बी देश जब एक इकाई का उपयोग करता है तो उसके यहां एक्स का उत्पादन 5 हो जाता है और वाई का 10 हो जाता है। इस तरह इस स्थिति में आपने क्या देखा कि जो ए देश है, ए देश में जो एक्स वस्तु है, ठीक है, उस एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत कम है। क्योंकि ए देश एक इकाई श्रम से 10 का उत्पादन कर रहा है और बी देश केवल 5 का कर पा रहा है। और इसी के विपरीत अगर देखा जाए बी में, तो बी देश में वायु वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लागत कम है, क्योंकि बी का उत्पादन वाई में अधिक है और एक्स में कम है उसी श्रम की निश्चित मात्रा में। तो इस तरह से आपने देखा, क्या देखा कि अंतरराष्ट्रीय, अब व्यापार का ये जो आधार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार ये क्या है? निरपेक्ष अंतर, लागतों में निरपेक्ष अंतर। तो एडम स्मिथ ये कह रहे हैं कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के द्वारा जब हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेंगे, लागतों में निरपेक्ष अंतर पाया जाएगा। उस निरपेक्ष अंतर के आधार पे हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेंगे। यानी कि हम अगर ए वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं तो हम ए देश अगर एक्स वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर रहा है तो ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा, बी देश वाई वस्तु का उत्पादन ज्यादा करने में सक्षम है, ज्यादा दक्ष है, तो वो वाई वस्तु का उत्पादन करेगा। यानी कि ए देश एक्स के उत्पादन में दक्ष है, बी देश वाई के उत्पादन में दक्ष है। हम उसी तरीके से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेंगे, यानी कि हम अपने श्रमिकों को जिस चीज के उत्पादन के लिए वो दक्ष होंगे, हम सारी इकाइयों का निवेश उसमें कर देंगे।
इससे क्या होगा कि हमारा x का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा और b का y का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा और दोनों के मध्य में व्यापार संभव हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद होगा, इससे उपभोक्ता का कल्याण होगा। अब देखिए कैसे, इसको कैसे समझना भी जरूरी है। अब मान लीजिए आपके पास में, यहां पे हमने बताया जब आपके पास में श्रम की एक इकाई है तो ए देश एक इकाई है, ठीक है। अगर आप एक इकाई को पूरा निवेश करेंगे, पूरा उत्पादन में लगा देंगे तो आप x की 10 इकाइयां उत्पादित कर सकते हैं या y की 5 कर सकते हैं, यही तो हमने बताया माना था। अब आप ये मान लीजिए कि आपके पास में श्रम की 2 इकाइयां हैं, आप एक इकाई से x का उत्पादन कर रहे हैं, एक इकाई से y का उत्पादन कर रहे हैं, तो आप 10 इकाई x का उत्पादन कर लेंगे और 5 इकाई y का उत्पादन कर लेंगे। इस तरह से आपका कुल उत्पादन 15 हो जाएगा, जिसमें कि 10 x के 5 y के, ठीक है ना, यही तो हुआ। और इस चीज को अगर हम b के ऊपर देखें तो b भी एक एक दोनों का उत्पादन करेगा, तो b भी 5x का उत्पादन करेगा और 10y का उत्पादन करेगा, b का भी उत्पादन 15 हो जाएगा, ठीक, कुल उत्पादन 30 हो जाएगा। अब a किस चीज में दक्ष है? x में। b किस चीज में दक्ष है? y में। हम श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करते हैं कि हम अपनी श्रम की जितनी भी इकाइयां हैं वो x में लगा देते हैं a देश की, और b देश की जिसमें निपुण है y में लगा देते हैं। तो हमारे पास इकाइयां थी 2, जब 2 इकाइयां मिल करके a देश में x का उत्पादन करेंगी तो कितने हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब वही 2 इकाइयां b देश में y का उत्पादन करेगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये दोनों चीजें मिलकर के कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। यानी कि अब हमारा कुल प्रोडक्शन कितना हो गया? 40 हो गया। ये देखिए, अगर हम व्यापार नहीं करते हैं तो हमारा कुल उत्पादन 15 रहा, जिसमें कि 10x 5y। तो जब हमारा प्रोडक्शन x का 10 ही रहा तो हमें जो x मिलेगा वो हमें ज्यादा मूल्य पे मिलेगा ए देश में। क्यों? क्योंकि हमारा उत्पादन कम है, हमने अपना विशिष्टीकरण करके x का उत्पादन बढ़ा दिया। उसका क्या हुआ कि हमारा ए देश में x का मूल्य कम हो गया और हमारी आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ, और जितनी इकाइयां आवश्यकता से अधिक उत्पादित हुई वो हमने निर्यात कर दी और हमने y का आयात कर लिया अपने यहां पे, ठीक है। यही चीज वाई के संदर्भ, बी देश के संदर्भ में हुई कि उसने वाई का उत्पादन ज्यादा किया, सारी इकाइयां वाई में लगा दी, वहां पे उसने जो कि वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो वहां पे मांग के अनुरूप वहां पे मूल्य कम हुआ, उपभोक्ता का कल्याण हुआ और जो एक्सेस इकाइयां हुई उसने एक्स देश को दे दी। इस तरह से दोनों देशों के बीच में यह व्यापार संभव हुआ। इस व्यापार में जो हमारी लागत हुई वो अपेक्षाकृत कम लगी, जो उत्पादन हुआ वो अधिक हुआ, उपभोक्ताओं का कल्याण हुआ कि उसे एक्स देश में ए का मूल्य भी कम देना पड़ा और वाई का भी उसे कम दाम पे उपलब्ध हो गई, और आयात की गई वस्तु की कीमत भी उसे कम अदा करनी पड़ी। इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लागत के आधार पर यह बताने की कोशिश की कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे संभव है। संपूर्ण सिद्धांत को इस प्रकार से समझिए कि एडम स्मिथ का यह जो सिद्धांत है यह निरपेक्ष लागत पर आधारित है। कोई भी देश हो, एडम स्मिथ के अनुसार वो किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशेष रूप से दक्ष होता है, अतः जिस वस्तु के उत्पादन में वह दक्ष है उसी में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए, यानी कि श्रम की इकाइयों को उसी में निवेश कर देना चाहिए, तत्पश्चात उस वस्तु के उत्पादन को अधिकतम करना चाहिए। एडम स्मिथ कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 देश हैं ए और बी, ए और बी श्रम की एक इकाई से 10 इकाइयां x की और 5 इकाइयां y की उत्पादित करते हैं एक इकाई से।
यहां पे ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है कि अगर इकाई एक है तो एक को अगर वो x में पूरा इस्तेमाल करते हैं, पूरा प्रयोग करते हैं, तो 10 इकाइयां उत्पादित करते हैं, और या y में पूरा निवेश कर देते हैं तो उन्हें क्या मिलती हैं? 5 इकाइयां। ये बात ध्यान रखने की है। एक इकाई का पूरा निवेश जब x में किया तो 10 मिली, पूरा निवेश y में किया तो 5 मिली। ठीक। और वही बी देश अगर x में पूरा निवेश करता है तो उसे उतनी ही इकाइयां, उसे 5 इकाइयों का उत्पादन करता है और y की 10 इकाइयों का उत्पादन करता है। इस दशा में आप ये देख सकते हैं कि A का उत्पादन x में और B का उत्पादन y की श्रेणी में दक्षता है। A को x के उत्पादन में दक्षता है, भाई वो 1 यूनिट के इस्तेमाल से 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि A x के उत्पादन में दक्ष है और B y के उत्पादन में दक्ष है, क्योंकि 1 यूनिट के इस्तेमाल पे B y का प्रोडक्शन कर रहा है। अब देखिए, अब हम ये मान लेते हैं पहली कंडीशन कि व्यापार नहीं हो रहा है अभी, और अब हमारे पास में 2 इकाइयां हैं, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? 2 इकाइयां इसलिए हैं क्योंकि एक इकाई को अगर हम x में लगाएंगे तो 10 मिलेगी और एक इकाई को y में लगाएंगे तो 5 मिलेगी। इस प्रकार से अगर हम एक ही इकाई रखेंगे तो हमारा 10 और 5 इस तरीके से आंकड़ा नहीं हो पाएगा। तो अपने इस सुविधा अनुसार हम यहां पे ये मान लेते हैं कि हमारे पास 2 श्रमिक की इकाइयां हैं। तो एक श्रमिक की इकाई जब x का उत्पादन करेगी तो एक इकाई द्वारा x का उत्पादन कितना होगा? 10 होगा, और जो दूसरा एक बचा उससे y का उत्पादन कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, ए देश में। तो इस तरीके से ए देश का टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 15 हो गया। फिर बी देश पे आइए। बी देश एक इकाई से x का उत्पादन 5 करती है और दूसरी एक इकाई से y का उत्पादन 10 करती है, तो दोनों का कुल प्रोडक्शन कितना हो गया? बी देश में x और y का 15 हो गया। अब इन दोनों देशों का कुल प्रोडक्शन देखा जाए 15 इसका 15 उसका, यानी कि 30 हो गया। ठीक है, ये इनके व्यापार करने की पूर्व की स्थिति है कि जब इन्होंने विशिष्टीकरण नहीं किया है। अब इन्होंने देखा कि भाई हम तो x में दक्ष हैं, बी ने देखा भाई हम तो y में दक्ष हैं, तो क्यों ना हम अपनी जितनी हमारे पास श्रम की इकाइयां हैं, ए ने सोचा क्यों ना हम x में लगा दें, बी ने सोचा क्यों ना हम y में लगा दें। तो ए ने जब अपनी सारी इकाइयां जो उसके पास 2 थी वो जब x में लगा दी तो उसका उत्पादन हो गया 20, क्योंकि एक इकाई 10 का उत्पादन करती है तो 2 इकाइयां कितने का उत्पादन करेंगी? 20 का। बी ने भी वही किया, उसने अपनी सारी इकाइयों को y में लगा दिया। एक इकाई 10 का उत्पादन करती है तो 2 इकाइयां कितनी करेंगी? 20 का उत्पादन करेंगी। इस तरीके से दोनों का प्रोडक्शन यहां पे कितना हो गया? 40। अब देखिए, अब जब आपके पास में 10 ए पहले 10 इकाइयों का उत्पादन करता था x का, अब वो करने लगा है 20 का। ठीक है, यानी कि उत्पादन अधिक मात्रा में है, पूर्ति अधिक है। ठीक है, मांग अपनी जगह पे रहने वाले निवासी निश्चित ही हैं, तो उस आधार पे अब जो उपभोक्ताओं को जो मूल्य देना पड़ेगा पहले के मुकाबले कम देना पड़ेगा, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा और शेष अतिरिक्त इकाइयों का निर्यात कर देगा बी देश को। बी भी उसी तरीके से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे और अतिरिक्त इकाइयों का निर्यात कर देंगे ए देश को। इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाएगा और इस व्यापार में उपभोक्ता का कल्याण होगा, आयात वस्तु की कीमत भी कम होगी, लागत भी कम लगेगी और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन भी अधिक होगा। यही था एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। अगर आपको इसमें कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अमृता, अविनाश, मंजुलता, मिथिलेश, निशा,
प्रिंस, प्रियंका, प्रियंका, राजेश, सच्चिदानंद, सीमा, शिवानी। ठीक है, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम एक नवीन विषय के साथ में उपस्थित होंगे और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।